सो हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये हमने समझ लिया था कि हमारे मेमोरी में अब रिकॉर्ड्स किस तरीके से सेव होते हैं. ठीक है, फिक्स लेंथ रिकॉर्ड, वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड के बारे में हमने डिस्कशन किया था. अब रिकॉर्ड से ऊपर जो ऊपर वाला लेवल था वो आता है आपका फाइल्स का. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ योर फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस. सो इन द सीरीज़ ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारा पहला जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है वो है हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तो हीप, एज वी नो, वी हैव स्टडीड द डेटा स्ट्रक्चर, तो हम जानते हैं कि हीप इट इज़ अ फॉर्म, इट इज़ अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. तो सेम इस तरीके से ही आपका जो स्टोरेज होगा वो होगा. दैट मीन्स दिस नोड विल हैव द pointer value which will be pointing to two nodes which are their child and these two will be pointing to their childs. ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा हीप फॉर्मेशन होने वाला है. और हीप की जो प्रॉपर्टी होती है मैक्स हीप, मिन हीप, आप उस तरीके से भी सेव कर सकते हैं बिकॉज इफ़ यू विल हैव सम काइंड ऑफ हीप देन इट विल बी ईजी टू फाइंड आउट एनी रिकॉर्ड. राइट, तो आप कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन की. इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी दैट द फाइल हैज़ नो ऑर्डर. सो नो ऑर्डर का मतलब क्या है, दैट एज द रिकॉर्ड्स विल कम यू विल कीप ऑन सेविंग देम. मतलब दैट मीन्स क्या लिखा हुआ, ऑल फाइल्स रिकॉर्ड आर नॉट इन ऑर्डर, नो ऑर्डर इज मेंटेन्ड. सो सी, द फाइल रिकॉर्ड्स आर नॉट इन ऑर्डर. सो रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, इफ़ दिस इज़ एन हीप फाइल, राइट, इट इज़ कंटेनिंग सर्टन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. तो ये जो हमारे नोड्स हैं ये क्या है, बेसिकली दीज आर द रिकॉर्ड्स. सो ये रिकॉर्ड्स का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है. मतलब जैसे जैसे रिकॉर्ड्स आते जाएंगे हम वैसे वैसे स्टोर कराते जाएंगे. अगर हमें कोई स्टोरेज फ्री मिलेगा तो हम उसे रिमूव मतलब वहाँ पे भी इंसर्ट कर सकेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा नोड है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई रिकॉर्ड सेव हो गया है तो नेक्स्ट आने वाला रिकॉर्ड हम जानते हैं कि वो या तो लेफ़्ट चाइल्ड पे सेव होगा या फिर राइट चाइल्ड के फॉर्म में सेव होगा, है ना. इन केस अगर ये वाला नोड या ये वाला रिकॉर्ड रिमूव हो जाता है तो हो सकता है हम नया रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर करा के इन उसके दोनों पॉइंटर्स को इनको पॉइंट कराने लगे. सो दैट मीन्स दैट वी आर नॉट फॉलोइंग अ स्पेसिफिक ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सेविंग दी रिकॉर्ड्स. ठीक है, अब किस फॉर्म में इंसर्शन या डिलीशन टेक प्लेस होगा. देखो यहाँ पर क्या कहना है कि यहाँ पर कह रहा है अगर आप सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं सो ऑब्वियसली यू नो हीप, हाउ यू कैन सर्च द हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इट टेक्स n log n टाइम, राइट. अब इंसर्ट करना है तो what it is written here, वन बाय वन इंसर्ट वैल्यू एंड अगेन इट इज़ इन दी अनऑर्डर्ड फॉर्म. डिलीशन कैसे होगा, ऑब्वियसली आपको पहले डेटा सर्च करना पड़ेगा और तभी आप उसको डिलीट कर पाएंगे. ठीक है, और सर्चिंग का कोई ऑर्डर नहीं है. मतलब इफ़ इट इज़ नॉट अ मैक्स हीप, इट इज़ नॉट अ मिन हीप, इट इज़ अ नॉर्मल हीप, देन देर इज़ नो ऑर्डर विच इज़ टू बी मेंटेन फॉर सर्चिंग. ये एफिशिएंट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली देर इज़ नो ऑर्डर. सो यू डोंट हैव द वे ऑफ एग्जैक्टली फाइंडिंग आउट योर रिकॉर्ड डायरेक्टली एंड विद द लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी. आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी बिकॉज यू माइट नीड टू लाइक सी फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ योर हीप ऑर्गेनाइजेशन एंड यू वांट सम डेटा आइटम विच इज़ स्टोर्ड एट दिस प्लेस. तो हमें डायरेक्टली तो पता नहीं है कि ये यहाँ पर मिलेगा बिकॉज देर इज़ नो ऑर्डर विच इज़ मेंटेन. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा रूट नोड से, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ. सो दिस इज़ हाउ वी विल रीच टू द लास्ट रिकॉर्ड. सो व्हाट विल हैपन, we have to traverse the complete tree and then the complete heap and then only we can reach to our required record. So that is why it is not efficient, right. तो ब्रूट फोर्स सर्च क्या होता है, सी इट इज़ सर्च रिकॉर्ड रैंडमली. ब्रूट फोर्स सर्च का मतलब क्या है कि जैसे हमने एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया. क्या हिट एंड ट्रायल मेथड, दैट वी आर सेइंग दैट माइट बी पॉसिबल दैट योर डेटा इज़ प्रेजेंट हियर. तो हमने बोला कि ऐसा करते हैं, हम लेफ़्ट की जितना भी सब ट्री है उसे हटा देते हैं, हो सकता है हमारा रिकॉर्ड राइट सब ट्री में मिल जाए. और वो बाई चांस की बात है कि वो आपको मिल भी जाए. उस केस में ये कैसी सर्चिंग कहलाती है, ब्रूट फोर्स सर्च. बट इट इज़ नॉट एफिशिएंट, बट इट इज़ समटाइम्स ओनली कंसिडर्ड टू बी एन एफिशिएंट एल्गोरिथम, राइट. नेक्स्ट देखो क्या है, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तो हीप में क्या था, कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं था, बट सीक्वेंशियल के केस में आपका एक ऑर्डर मेंटेन होगा. सो वो ऑर्डर किसकी हेल्प से मेंटेन होता है, बिकॉज वी नीड सम की टू मेंटेन द ऑर्डर. सो दैट की विच विल बी एक्टिंग एज एन ऑर्डरिंग एलिमेंट वुड बी द प्राइमरी की.
तो प्राइमरी की आपको हेल्प करेगी आपके सारे ऑर्डर्स को सेव करने, सारे रिकॉर्ड्स को ऑर्डरली सेव करने के लिए। सो रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑन सम एट्रीब्यूट यूजुअली दी प्राइमरी की। तो हम सीक्वेंशियली मेंटेनेंस किसकी हेल्प से कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी की, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए एक टेबल बनाई हुई है यहाँ पर। सो इफ़ यू सी हियर देयर इज, दिस इज़ अ टेबल मेंटेन्ड। इस टेबल में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी बुक आईडी हमारी प्राइमरी की तरह एक्ट कर रही है। तो एक ऑर्डर मेंटेन्ड है 1125 26 27 29, ठीक है। बट सी देयर इज़ नो 28 प्रेजेंट, यहाँ पर 28 बुक आईडी की कोई बुक है ही नहीं, इसलिए उसका ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन्ड नहीं है। 29 30 इस तरीके से हमारी सीरीज़ जा रही है। इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ऑर्डर मेंटेन कैसे कर रहे हैं कि अगर हमें 1526 रिकॉर्ड चाहिए तो कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली 125 उसके पॉइंटर को रिकॉर्ड कर रहा, सॉरी उसके पॉइंटर को रखे होगा अपने पास, इट विल बी पॉइंटिंग टू दैट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, सी 1125 इज़ पॉइंटिंग टू 1126, 1126 इज़ पॉइंटिंग टू 1127। सो दिस इज़ हाउ द ऑर्डर इज़ बीइंग मेंटेन। तो ये जो ऑर्डर्ड फॉर्म में हमें दिख रहा है, ये हमें किसकी हेल्प से दिख पा रहा है? हमें दिख पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइमरी की। नाउ दिस प्राइमरी की इज़ हेल्पिंग अस टू मेंटेन दिस ऑर्डर बाय पॉइंटिंग आउट टू द नेक्स्ट एंटर्ड वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। अब ये ऑर्डर हमें मेंटेन रखना है, ये बात हमें समझ आ गई। अगर देखो नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें एक इंसर्शन परफॉर्म करना है। इंसर्शन क्या करना है कि कोई एक बुक आईडी है जो आई है 1128 के फॉर्म की, या 1128 नंबर की आई है। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि 1129 1127 के जस्ट बाद कौन पॉइंट कर रहा था? 1129। बट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट वी हैव टू मेंटेन, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट इट शुड बी मेंटेन, वी वांट कि 27 के बाद जो बुक आईडी पॉइंट हो वो कौन सी हो? 1128, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पॉइंटर्स मैनेज करने पड़ेंगे। कैसे मैनेज करने पड़ेंगे कि 1127 शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू 1128, बिकॉज सी अकॉर्डिंग टू द टेबल 1128, तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना यहाँ पर एक लाइन अलग से बना दे, बिकॉज दिस इज़ अ कॉपी। तो ये कॉपी है, तो यहाँ पर तो आपने जिस ऑर्डर में लिखा आप उसी ऑर्डर में मेंटेन करना पड़ेगा। सेम आपके डेटाबेस में भी इसी तरीके से जाएगा, बट डिफरेंस कहाँ पर आएगा? इस पॉइंटर में, ठीक है। अब पॉइंटर में देखो कैसे पॉइंटर की चेंजेस कैसे होंगे कि 1127 विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू 1128, 1128 विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू 1129 एंड 1129 विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू 1130 एंड फाइनली 1130 विल पॉइंट टू नथिंग बट नल। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन। ये जो बना हुआ है यहाँ पर, ये यही चीज़ बता रहा है। तो उससे हुआ क्या, हमारे ऑर्डर भी मेंटेन रहा और हमारी जितनी भी रिकॉर्ड्स थे, जो अपकमिंग रिकॉर्ड्स थे, वो सारे के सारे प्रॉपर मेंटेन हो गए, ठीक। नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमें बुक आईडी 1126 को डिलीट करना है। सो डिलीट करने का मतलब क्या है? दैट सी 1126 इफ़ इट विल बी गेटिंग डिलीटेड, तो यहाँ पर ये अगर चला जाएगा तो 25 किसको पॉइंट करना चाहिए? 26 तो है नहीं, तो ये पॉइंटर हमें चेंज करके कहाँ लाना पड़ेगा? 1127 में। सो दिस इज़ द ओनली चेंज दैट वी हैव टू मेक, दैट 1125 विच वॉज प्रीवियसली पॉइंटिंग टू 1126 will start pointing to 1127 now because 1126 is no more in our table। समझ में आ गया? तो ये आपका था सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडेक्स्ड फाइल सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है? नाउ ये सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगा, आगे एक वर्ड जुड़ गया है इंडेक्स। तो इंडेक्स के केस में क्या होगा? हम ऑब्वियसली एक इंडेक्स बना के चलेंगे। इंडेक्स को हम जानते हैं क्या होता है हमारा, जैसे हमारी बुक्स में हमारे पास जितनी भी बुक्स होती हैं उनमें एक इंडेक्स प्रेजेंट होता है। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेजेस योर इंडेक्स इज कंसिस्टिंग विथ एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पेजेस योर बुक विल कंटेन। अगर आपकी बुक 1000 पन्ने की है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स आपका कितने से 5 से 6 पन्नों का हो सकता है। हम मैक्सिमम 10 पन्ने भी मान लेते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन्ड इंडेक्स होगा, then also we are taking a comparison that a book which is of 1000 pages will have at least 10 pages index, right? तो
इंडेक्स बेसिकली कम क्यों कर देता है आपकी चीज़ों को, या इंडेक्स आपको हेल्प कैसे करता है आपको किसी टॉपिक पे पहुंचने के लिए। सेम आपका केस डेटाबेस में भी होता है। डेटाबेस में डेटा तो बहुत सारा है, बट व्हाट वी विल डू, वी विल रादर देन पॉइंटिंग आउट टू द एंटायर रिकॉर्ड, हम एक इंडेक्स बना लेंगे किसकी हेल्प से, प्राइमरी की हेल्प से, और वो इंडेक्स डायरेक्टली पॉइंट करेंगे हमारे पूरे रिकॉर्ड को। तो उस पूरे रिकॉर्ड का हमको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा एंड इट विल बी हेल्पफुल। यहाँ पर आप देखो एक टेबल बनाई हुई है यहाँ पर, जो कि एक इंडेक्स की तरह काम कर रही है, ठीक है ना। अब ये इंडेक्स में सारे रिकॉर्ड्स नहीं सेव्ड है। देखो हमारी एक्चुअल टेबल में 112526272930 मतलब दिस इज द प्रीवियस टेबल दैट वी हैव टेकन फ्रॉम हियर, द सेम टेबल आई हैव wrote here, right? I have written here. So what is happening here, यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स फॉर्म किया हुआ है। इंडेक्स के अंदर मैंने सिर्फ 3 एंट्रीज़ ली हैं, 25, 26 और 30। अभी मैं मानती हूँ कि यहाँ पर सारी एंट्रीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल टेबल, इसीलिए हम इस इंडेक्स को कैसा इंडेक्स बोल रहे हैं, स्पार्स इंडेक्स। स्पार्स का मतलब होता है मिसिंग समथिंग विच इज़ स्पार्सली एलोकेटेड, विच इज़ लेस इन नंबर, राइट। सो इट इज़ नॉट कंप्लीट। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पर ये केवल 3 एंट्रीज़ हैं और ये तीनों एंट्रीज़ क्या कर रही हैं, डायरेक्टली आपके रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहे हैं। अब इसका हेल्प क्या है, इसका हेल्प ये है कि अब आपको जो आपका इंडेक्स है उसमें आपके पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप इसके कंपैरिजन में देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा था, पूरे रिकॉर्ड का एक पॉइंटर मेंटेनेंस था नेक्स्ट पूरे रिकॉर्ड पर, फिर उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन था नेक्स्ट पूरे रिकॉर्ड पर। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। सो द पॉइंटर मेंटेनेंस इज़ क्वाइट टफ इन द केस ऑफ सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। यही अगर हम इंडेक्स कर देते हैं तो फ़ायदा क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की को इंडेक्स में रखना है और उसके लिए ही केवल एक पॉइंटर को क्या कराना है, हमें पॉइंट कराना है, और वो एंटायर रिकॉर्ड को अपने पास रखने वाला है। सो व्हाट विल हैपन, इट इज़ सेम लाइक दिस ना, कि एक टॉपिक आपने लिया, उस टॉपिक का पेज नंबर दे दिया। अब आप वो 10 पेजेस में लिखा हो चाहे 20 पेजेस में लिखा हो, आपको वो सारा पढ़ना है। उस पूरे चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 1125 रिकॉर्ड यहाँ पर स्टोर्ड है। अब उससे कोई मतलब नहीं कि उसमें एक टाइटल नाम का DBMS भी है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन नाम का 1995 भी है। इस बात से उसे कोई कंसर्न नहीं है। उसे कंसर्न सिर्फ ये है कि दैट येस, अ रिकॉर्ड ऑफ 1125 और अ रिकॉर्ड ऑफ बुक ID 1125 एग्जिस्ट इन योर सिस्टम एंड इट इज़ लोकेटेड ओवर हियर एंड इट कंटेन्स दीज 3 रिकॉर्ड्स। तो ये बेसिकली आपके वो 10 पन्ने हैं जो किसी टॉपिक के बारे में लिखे गए हैं। समझ में आ गया। आप देखो डेंस मैट्रिक्स क्या होती है, दिस स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, डेंस DENSE। डेंस इंडेक्स क्या होती है, डेंस इंडेक्स होती है व्हेन इट हैज़ ईच एंड एवरी वैल्यू। So if you read the definition, it is saying an index record appears for every search value in the file. In a dense clustering index, the index record contains the search key value and a pointer to the first data record with the search key value. So this is the same. So there is a difference between dense index and sparse index. What is the difference? That the dense index will contain each and every entry. अगर मैं यहाँ पर 1125 से लेकर 28 तक पूरे को इंडेक्स में मेंटेन कर दूँ तो ये कैसी इंडेक्स कहलाएगी, डेंस इंडेक्स। और अगर मैं इनमें से कुछ एंट्रीज़ को लूँ अपने इंडेक्स में, जैसे मैंने यहाँ पर लिया और कुछ छोड़ दिए, देन व्हाट काइंड ऑफ इंडेक्स इज, आई एम कॉलिंग दिस एज दी स्पार्स इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है मल्टी लेवल इंडेसेस। मल्टी लेवल इंडेसेस आपका सिमिलर होता है जिस तरीके से आपने बुक में देखा होगा। जैसे एक टॉपिक होता है 1, राइट, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज़ टॉपिक नंबर 1, ठीक है। So this is one index and if it is saying it is on page number 186 like for example, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ there is topic 1.1, ठीक है, which is in page number 187, there is 1.2 which is in page number 189, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा है, दिस इज़ नथिंग बट दी सब इंडेक्स, काइंड ऑफ अ सब इंडेक्स। तो इंडेक्स के अंदर इंडेक्स बना दिया। इसी तरीके से आपकी मल्टी लेवल इंडेक्सेस भी होती हैं। दिस इज़ वन होल बिग इंडेक्स which is containing quite small indexes and this is pointing to the index block. block का मतलब क्या, यहाँ पर आपका पूरा रिकॉर्ड स्टोर होगा। तो this is 1, this is 1.1, 1.2 like this। समझ में आ रहा है। तो मल्टी लेवल इंडेसेस बेसिकली आपकी और ज़्यादा डीपली ऑर्गेनाइज्ड इंडेसेस होती हैं एंड
इट इज़ मोर हेल्पफुल ओनली, बट अगेन द थिंग इज़ कि यहाँ पे थोड़ा सा ओवरकम आता है किस चीज़ का, बिकॉज आपको यहाँ पर अब मल्टी लेवल इंडेक्सेस को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपका हैश फाइल, ठीक है। तो हैशिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। व्हाट इज़ हैशिंग? हैशिंग आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। हैशिंग इज़ डिफाइंड एज इट इज़ अ फिनोमेना और इट इज़ अ टेक्निक विद विच वी स्टोर डेटा इनटू आवर मेमोरी, ठीक है ना। हम डेटा को स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। और हैशिंग टेक्निक में बेसिकली हम हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं कि वी विल हैव सम टेक्निक विच विल बी कॉल्ड एज दी हैश फंक्शन। और वो फंक्शन क्या करेगा कि आपको जल्दी से जल्दी डेटा को एक्वायर करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ हैश फंक्शंस का हमने डिस्कशन किया हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है आपका, कट की हैशिंग। सो व्हाट विल कट की हैशिंग डू? सी अगेन दिस हैश फंक्शन किस लिए काम आ रहा होगा? आपके किसी रिकॉर्ड को पॉइंट करने के लिए। जैसे आपका इंडेक्स काम आ रहा था ना, ऐसे ही आपका हैश फंक्शन काम आ रहा होगा किसके लिए? आपकी मेमोरी में या आपके डेटाबेस में किसी डेटा रिकॉर्ड को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। कट की हैशिंग क्या कहती है? कट की हैशिंग कहती है दैट वी हैव टू कट द लास्ट की वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की and then we will say that at this location it is stored. See, it is used to transmit the last value of the book id record. So इस बुक आईडी की हैश फंक्शन वैल्यू कितनी होने वाली है? 5. वाई? बिकॉज इट इज़ द टेक्निक विच इट इज़ यूजिंग, इट इज़ द कट की हैशिंग। तो आपकी बुक आईडी से लास्ट डिजिट हमने क्रॉप कर ली और हमने बोला कि इसके हैश फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5. अब जहाँ पर भी 5 का रिकॉर्ड पॉइंट कर रहा होगा वो रिकॉर्ड आपका 1125 बुक आईडी से रिलेटेड होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कोई भी वैल्यू है इस तरीके से, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी बुक आईडीज़, अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि मैम बहुत सारे कट की हैशिंग के केस में डिजिट रिपीट हो सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव जस्ट 9 डिजिट्स। सो उसको ही हम कोलिजन बोलते हैं। अगर आपने हैशिंग अच्छे से पढ़ी होगी तो उसको ही हम बोलते हैं हैशिंग कोलिजन। देयर इज़ अ कोलिजन बिटवीन टू डेटा रिकॉर्ड्स। सो आवर टारगेट इज़ टू डिक्रीज द कोलिजन एज मच एज पॉसिबल, सो दैट जब भी हम कोई हैश फंक्शन यूज़ करें तो हम उसे ऑप्टिमली हमेशा उसके रिकॉर्ड को ऑप्टिमली लेकर अपने यूज़ में ले पाएँ। मतलब ये 5 और 5 की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक आईडी है 1125 और एक है 1155, सो बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम हैश वैल्यू, दिस इज़ द कोलिजन, राइट। बट वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, वो आपको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है। बट दिस इज़ अ वे ऑफ टू डिटेक्ट द हैश फंक्शन, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लूडिड की। फ्लडेड, इट्स नॉट फ्लूडिड, इट्स फ्लडेड की। फ्लडेड की का मतलब क्या होता है? व्हाट वी डू, वी बेसिकली ऐड ऑल द डिजिट्स, ठीक है। अगर हमारे पास प्राइमरी की वैल्यू कितनी है 1125, so what will happen, 1125, this 9 will be pointing, so 9 is the total sum of this and this will be pointing to the data record which is related to this particular बुक आईडी। अगेन यहाँ पर भी कोलिजन्स के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है आपका डिवीजन रिमाइंडर हैशिंग। डिवीजन रिमाइंडर हैशिंग भी क्या करेगा आपके इस तरीके से आपके डिवीजन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने डिवाइज़र 2 लिया हुआ है। सो वट एवर इज़ द डिवाइज़र कमिंग, सी अगेन इट इज़ 1 0 1 0 1 0 लाइक दिस। तो ये again it is repeating. So what it is saying, see, it is saying it is used to divide the number and find the actual number, in which define any number like 1 2 3 n are used to divide the book id. So we can choose any number to divide the whole book id. मतलब प्राइमरी की हमारी एक तरीके से यूज़ होने वाली है और हम उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो रिमाइंडर पर्टिकुलर रिकॉर्ड को क्या कर रहा होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा with respect to the book ID. That means 1125 book ID जो भी उसका रिकॉर्ड है वो कौन रिफ्लेक्ट कर रहा होगा यहाँ पर, हैश फंक्शन वैल्यू ऑफ 1, राइट। तो अगेन यहाँ पर भी बहुत सारे कोलिजन्स के चांसेस हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो कोलिजन्स हर सेकेंड टाइम पे होने वाला है। तो हाउ वी विल ऑप्टिमाइज इट, वॉट वी डू टू ऑप्टिमाइज द हैशिंग फंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड इन योर इंडेक्सिंग कि इंडेक्सिंग परफॉर्म होती कैसे है आपके
डेटाबेस में, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडेक्सिंग. So we have understood that how, see, one thing is left here. See, collision. So collision, I have told you, two methods are used to increase to decrease the collision, because obviously collision is an overhead and we don't want the collision to be there. तो किस तरीके से करेंगे? ओपन हेड एड्रेसिंग. ओपन हेड एड्रेसिंग क्या करती है? इट चेक द इंडेक्स हु पॉइंट्स टू मोर देन मीन्स ऑफ सेम रिकॉर्ड. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर कि अगर एक रिकॉर्ड को प्रोजेक्ट करा रहा है और नेक्स्ट टाइम सेम नंबर आया, जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 5 आया, ठीक है, तो ये कोलिजन की कंडीशन हो गई. तो ओपन एंड एड्रेसिंग क्या करेगा कि इसको तो जो एड्रेस दिया इसका एड्रेस क्या कर देगा? चेंज कर देगा. दैट इज़ ओपन हेड एड्रेसिंग. मल्टी थ्रेड एड्रेसिंग क्या होती है? इन दिस टेक्निक इट ट्राइज टू रिड्यूस द कोलिजन बाय मूविंग ऑन टू अनदर टेक्निक. अब मल्टी थ्रेडिंग क्या करेगा? एक टेक्निक फेल करी तो नेक्स्ट टेक्निक पे जाएगा, वो फेल कर गई तो नेक्स्ट टेक्निक पे जाएगा. सो इस तरीके से आपकी हैशिंग क्या होती है? कोलिजन कंट्रोल होता है. बेसिकली आपको इसमें ये पार्ट बहुत डीपली नहीं पढ़ना है. यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैशिंग इज. ओके.